तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन कैयूर लिमिटेड को सकल तलपट निम्नलिखित दी गई है। ये क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा है, मार्च 2025 में फेरफार करके पूछा है रकम में, इसी पर सवाल पूरा यही है। और मार्च 2025 में भी यही फेरफार करके पूछा गया है। तो जो फेरफार किया हुआ है इन दोनों क्वेश्चन को हम वापस से आपके लिए लेके आएंगे करके सॉल्यूशन। ओके, तो आप टेंशन नहीं लेना मार्च 2023-25 का। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास कीमत दी गई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर अन्य जानकारी देखते हैं। तो अंतिम माल स्टॉक दिया गया है, यानी अंतिम स्टॉक दिया है 42,000। लाभ का 50% करवेरा का प्रावधान कीजिए। यह समायोजन में दिया है, तो इसकी एंट्री आप करने यहाँ पर ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये दोनों एंट्री आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी डायरेक्ट 5 नंबर कट जाएंगे। ओके, इसलिए आपको ये हम लोग लास्ट में करेंगे जब पूरा सवाल हो जाएगा उसके बाद में। और दिए गए विवरण पर से तारीख 31/3/2017 के दिन पूरा होते वर्ष के लिए कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। ऐसा लिखा है, वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए, यानी कि हमको यहाँ पर पक्की तलपट तो बनानी है, साथ में लाभ हानि खाता भी बनाना है। हिसाबों से संबंधित प्रविष्टियाँ जरूरी नहीं हैं। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्म पूरा बना लेते हैं, यानी शीट पूरी बना लेते हैं। आपको देख लेना है कैसे कैसे बनाना है। तो ये आपने सबसे पहले बनाई है लाभ हानि पत्रक की, आप इस तरह से ही बना लेना, क्योंकि इसको रोक करके आप बना लोगे तो आपका सवाल जल्दी जल्दी हो पाएगा। सबसे देखो पहले दिखा है कामकाज के विवरण में उपज, अन्य उपज, कुल उपज। ओके, फिर उसके बाद खर्चे आते हैं, खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन। अगर हमने लाइन छोड़ी है किसी जगह पर तो आप भी वहाँ पर लाइन छोड़ देना, नहीं तो आपको फिर तकलीफ पड़ेगी वहाँ लिखने में। इसलिए यहाँ पर फिर प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के लाभ का खर्च आएगा, वित्तीय लागत, घिसाई और अपलिखित रकम, अन्य खर्च, कुल रकम। फिर है आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर का प्रावधान, आयकर के बाद का लाभ। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब पक्की तलपट का आपको बना लेना है। एक पेज पे आपको इक्विटी और दायित्व का बनाना है, दूसरे पेज पे आपको संपत्ति का बना लेना है। तो हमने दोनों पेज पे अलग अलग पेज पे बनाया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखो इक्विटी और दायित्व है। पहला है शेयर धारकों के फंड लिखा है, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य लिखा है। बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, और सी में लिखा है दीर्घकालीन प्रावधान लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर चालू दायित्व में अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान। हम यहाँ पर लिखा है संपत्ति बाजू लिखा है। तो बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति, दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्ति में चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी देना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण, अन्य चालू संपत्ति दी हुई है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया है इक्विटी शेयर पूंजी कितनी है, 2,40,000 दी हुई है। इक्विटी शेयर पूंजी कहाँ पर आती है, तो आपको पक्की तलपट में लिखना है। तो पक्की तलपट में आपको पता है शेयर पूंजी यानी कि हमारे पास आएगा इक्विटी दायित्व की तरफ आएगा, शेयर धारकों का फंड या भंडोल ऐसे लिखा हुआ होता है, उसमें पहला ही लिखा है ए शेयर पूंजी। ओके, वहाँ पर हमको लिखना है 2,40,000। यह पक्की तलपट साइड इक्विटी और दायित्व में शेयर धारकों के फंड या भंडोल, आपको जो अच्छा लगे वो लिखना है। फिर शेयर पूंजी लिखा है तो बस शेयर पूंजी लिखा है, आपको पता पड़ेगा कि ये यहाँ पर ही आता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं कोष्टक में इक्विटी शेयर। ओके, कितना है यहाँ पर, तो 2,40,000 है, 2,40,000। ओके, आगे देखते हैं। अब है ऑफिस और विक्रीय खर्च है। तो यहाँ पर खर्च है, तो खर्च किससे संबंधित है, लाभ हानि से। तो लाभ हानि खाता बनाएंगे। लाभ हानि खाते के अंदर ये किस प्रकार का खर्च है, तो ऑफिस से संबंधित खर्च जो है, ऑफिस बिक्री से, तो ये आता है हमारा अन्य खर्च में आता है। किस में आएगा, ये अन्य खर्च में आता है, तो हम अन्य खर्च में लिखेंगे। तो ये हमारा लाभ हानि पत्रक है, इसमें अन्य खर्च कहाँ दिया है, ये रहा अन्य खर्च दिया है। तो यहाँ लिखते हैं क्या क्या लिखना है हमको, ऑफिस और विक्रीय खर्च। तो यहाँ लिखते हैं ऑफिस और विक्रीय खर्च। ओके, ऑफिस और विक्रीय खर्च कितना है, ऑफिस और बिक्री खर्च 24,000 है। तो यहाँ लिखते हैं 24,000। ओके,
तो खरीदी लिखा है 4,26,000, तो खरीदी के अंदर आएगा। खरीदी है कहाँ पर? खरीदी है लाभ हानि पत्रक के अंदर। ओके, अन्य खर्च के वो खर्चा लिखा है ना, खर्च के अंदर है खरीदी। ओके, वहाँ से ही हम लोग कर लिखते हैं। तो ये हमारा लाभ हानि पत्रक है। लाभ हानि पत्रक में खर्च के अंदर देखोगे तो खरीदी पहले ही लिखा हुआ है। तो खरीदी कितनी है हमारे पास? 4,26,000 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,26,000। ओके, हो गया। आगे देखते हैं। फिर लिखा है 10% के डिवेंचर। तो हमने इक्विटी शेयर लिख दिया था, कहाँ पर लिखा था? इक्विटी दायित्व में। तो डिवेंचर भी है तो कहाँ लिखेंगे? बिन चालू दायित्व में आएगा। बिन चालू दायित्व के किस उप शीर्षक के अंदर आएगा? तो दीर्घकालीन उधारी रकम, क्योंकि 1 साल से अधिक के लिए डिवेंचर लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। ओके, तो डिवेंचर है तो डिवेंचर हमारा दायित्व है, क्योंकि डिवेंचर की कीमत हमको वापस करनी पड़ेगी, बराबर। तो वापस करनी पड़ेगी, कितना है यहाँ पर? 1,20,000। ओके, तो इसको कम से कम 1 साल से अधिक के लिए बाहर प्रकाशित किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। तो 1,20,000 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विटी और दायित्व के अंदर कौन सा उप मुख्य शीर्षक है? बिन चालू दायित्व। उप शीर्षक कौन सा है? दीर्घकालीन उधारी रकम में लिखेंगे। तो ये हमारी पक्की तल पर इक्विटी दायित्व में बिन चालू दायित्व के अंदर दिया है दीर्घकालीन उधारी रकम। इस उप शीर्षक के अंदर लिखेंगे 10% के डिवेंचर। तो यहाँ लिखते हैं 10% डिवेंचर। ओके, कितने के हैं 10% के डिवेंचर? 1,20,000 के हैं। तो 1,20,000। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर आया है बिक्री। बिक्री कितनी है? 9,60,000 है। तो बिक्री किससे संबंधित है? लाभ हानि पत्रक से संबंधित है। और पहला ही यहाँ पर दिया गया कामकाज के विवरण में से उपज, तो वो बिक्री है। तो बिक्री हमारे पास 9,60,000 है। तो ये लाभ हानि पत्रक है, इसके अंदर हमको पहले भी लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? बिक्री। ओके, बिक्री है, बराबर। बेचते हैं तो हमारी उपज होती है, तो वो लिखेंगे 9,60,000 होता है। ओके, तो ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसा है कि अदृश्य संपत्ति गिनी जाती है। तो संपत्तियों के अंदर आएगा, संपत्ति के अंदर यानी पक्की तलपट के संपत्ति के अंदर बिन चालू संपत्तियाँ में, बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति में अदृश्य संपत्ति में आता है। तो यह है पक्की तलपट की संपत्ति। बेस में बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति के अंदर अदृश्य संपत्ति है। इसमें आता है सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, बराबर, इसलिए अदृश्य संपत्ति माना जाता है सॉफ्टवेयर। ओके, कितना है सॉफ्टवेयर? तो ये है 1,20,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। मजदूरी है तो मजदूरी 24,000 दी गई है। तो कहाँ पर आता है? ये खर्चा है, मजदूरी खर्चा है। मजदूरी है तो कहाँ पर आता है? तो लाभ हानि पत्रक में खर्चों के अंदर आता है। तो अगर यहाँ पर वेतन दिया होता तो ये कर्मचारियों के लाभ का खर्च होता। अगर यहाँ पर वेतन नहीं है, मजदूरी है तो ये प्रत्यक्ष खर्च गिना जाएगा। तो प्रत्यक्ष खर्च के अंदर 24,000 आता है। तो ये लाभ हानि पत्रक है। यहाँ पर प्रत्यक्ष खर्च ये लिखा हुआ है। तो प्रत्यक्ष खर्च में हम लिखेंगे मजदूरी। ओके, मजदूरी लिखा है। कितना है मजदूरी में? तो ये है 24,000। तो 24,000 लिखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखोगे डिवेंचर पर ब्याज 12,000 है। तो हमने डिवेंचर दिए थे, डिवेंचर पे हमको, डिवेंचर हमारा दायित्व है, दायित्व पे हम लोग को क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। हम लोग ब्याज देंगे जो डिवेंचर धारक है उनको। तो कितना दिया है? 12,000। तो ये किस प्रकार का जितना भी ब्याज है तो लाभ हानि पत्रक में लिखा जाता है। ओके, ब्याज देना हो तो ये वित्तीय खर्च गिना जाता है। तो लाभ हानि पत्रक में खर्चों से संबंधित है, खर्चों में वित्तीय खर्च ये गिना जाता है। तो 12,000 लिखते हैं। तो ये है लाभ हानि पत्रक। ओके, लाभ हानि पत्रक में वित्तीय लागत है, वित्तीय लागत है। तो क्या है यहाँ पर? डिवेंचर ब्याज। कितना है डिवेंचर ब्याज? 12,000 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 12,000। ओके, लिख दिया। आगे देखते हैं।
अब आता है वेतन। तो हमने मजदूरी प्रत्यक्ष खर्च में लिखा था। वेतन किससे संबंधित है? तो कर्मचारियों से। बराबर। खर्चे के अंदर लाभ हानि पत्रक के खर्चे के अंदर क्या है? कर्मचारी का लाभ का खर्च है, उसमें हम लोग लिखेंगे 3 लाख लिखते हैं। तो ये लाभ हानि पत्रक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मचारी लाभ का खर्च। तो क्या दिया हमने? वेतन दिया हुआ है, तो वेतन लिखते हैं। यहाँ पर कितना है? 3 लाख है। ओके, तो 3 लाख लिखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400 दिया हुआ है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारी क्या होता है? दायित्व होता है। ओके, दायित्व में हम लोग को लिखना है अल्पकालीन दायित्व होगा कि दीर्घकालीन दायित्व होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि बिन चालू दायित्व के चालू दायित्व, तो ये चालू दायित्व है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 12 महीने के अंदर ही चुकाया जाता है। ओके, इसलिए 12 महीने के अंदर ही चुकाया जाता है, इसलिए ये चालू दायित्व है। चालू दायित्व में हम लोग कहाँ लिखेंगे? अल्पकालीन उधार ली रकम के अंदर लिखा जाएगा। ओके, अब हम लोग कहाँ लिखेंगे इसको? यहाँ लिखते हैं। कहाँ पर है ये? पक्की तलपट के इक्विटी और दायित्व के अंदर चालू दायित्व है। चालू दायित्व के अंदर अल्पकालीन और अल्पकालीन उधार ली रकम के अंदर आएगा। कितना आता है ये? यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 14,400 है। ओके, आगे देखते हैं। जमीन मकान, ये तो आपको डायरेक्ट आता होगा। स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति है 2,28,000, तो इसको वहाँ लिखते हैं। ये संपत्ति है, दृश्य संपत्ति में हम लोग लिखते हैं कितना? 2,28,000 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जमीन मकान है, तो यहाँ लिखते हैं जमीन मकान। जमीन मकान कितना है? तो 2,28,000 है। ओके, 2,28,000 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर है प्राप्त बट्टा। बट्टा प्राप्त होता है, तो आपने मतलब आगे 1 से लेकर के आपने जो वार्षिक हिसाब सीखा ही होगा। बट्टा कहाँ आता है? लाभ हानि पत्रक में आता है। लाभ हानि पत्रक में कहाँ लिखा जाएगा? अन्य उपज में लिखा जाएगा 15,600 हमको मिला है, इसके लिए हमारी उपज है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं उधर। तो ये है लाभ हानि पत्रक, इसमें अन्य उपज में लिखा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा। ओके, कितना है प्राप्त बट्टा? 15,600 है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये पेंटोनिक लिंक का पेंटोनिक पेन है। बराबर, बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इसी पेन का उपयोग करते हैं। बराबर, ज़्यादातर विद्यार्थी उपयोग करते हैं। टॉप 5 पेनों में से एक है ये। खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। यानी वीडियो के नीचे भी लिंक दिए, वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर कोई और दूसरा सामान भी खरीदना है तो लिंक से जा कर के आप खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं। आप बोलोगे आप सर प्रारंभिक स्टॉक भूल गए। प्रारंभिक स्टॉक हम लोग बाद में एक साथ में करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक स्टॉक अंतिम स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर समायोजन में, तो उसका लास्ट में करेंगे। पहले देनदार का कर लेते हैं। देनदार है 1,80,000। देनदार क्या है? हमारी संपत्ति है। संपत्ति में कैसी है? चालू संपत्ति है कि बिन चालू संपत्ति? तो चालू संपत्ति है। तो चालू संपत्ति में कौन से उपशीर्षक के अंदर आएगा? तो व्यापारी लेना के अंदर आता है, वहाँ लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा संपत्ति साइड। यहाँ पर व्यापारी लेना के लेना आएगा, यहाँ व्यापारी लेना आएगा। यहाँ पर देनदार। देनदार देनदार कितना लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग 1,80,000 लिखते हैं। ओके, अब समायोजन का देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम माल स्टॉक दिया है 42,000। तो ये 42,000 दिया है। तो हमने आगे पढ़ा था, पहले वीडियो में आपको समझाया था कि प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटा करके हम लोग लाभ हानि पत्रक में लिखते हैं। तो स्टॉक परिवर्तन में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, क्या लिखना पड़ेगा? प्रारंभिक स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक कितना है? 36,000 था। उसमें से अंतिम स्टॉक हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। इस अंतिम स्टॉक कितना दिया है? 42,000। 36,000 में से 42,000 घटाते हैं तो माइनस का 6,000 आता है। तो 6,000 माइनस नहीं लिखना है, कोष्टक में लिखोगे इस तरह से तो इसको माइनस माना जाता है। ओके, इस तरह से लिखना है। अब आपको अंतिम स्टॉक है तो इसकी 2 एंट्री होती है, एक तो लाभ हानि पत्रक में और एक एंट्री होगी कहाँ पर?
पक्की तलपट में संपत्ति की तरफ होती है, तो वहाँ हम लोग लिखते हैं। संपत्ति की तरफ है, कहाँ लिखा जाएगा? माल सामग्री लिखा है, इसके अंदर लिखा जाता है अंतिम स्टॉक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अंतिम स्टॉक। यहाँ पर अंतिम स्टॉक लिखा जाता है। कितना है? 42,000 है। ओके, 42,000। ओके, लिख दिया। आगे देखते हैं। आपको ये नोट लिख लेनी चाहिए, कौन सी है कि समायोजन में अंतिम स्टॉक हो तो उसकी लाभ हानि पत्रक में स्टॉक परिवर्तन में एंट्री होती है, और दूसरी एंट्री संपत्ति के चालू संपत्ति में माल सामग्री में एंट्री होती है। तो ऐसे आपको नोट बना के लिख लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख करके उतार सकते हो, ये लिखा है, बराबर याद रखने के लिए बार बार नहीं लिखाऊंगा मैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए आपको लिखाया है। समायोजन के अंतिम स्टॉक हो तो उसकी लाभ हानि पत्रक में स्टॉक परिवर्तन में एंट्री होती है। स्टॉक परिवर्तन में हमने कर दिया है कि प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटा दिया है, तथा दूसरी एंट्री जो है संपत्ति के चालू संपत्ति में माल सामग्री में एंट्री होती है अंतिम स्टॉक की। ओके, तो ये आपको लिख लेना है। अब हम लोग करते हैं लाभ हानि का 50% करवेरा का प्रावधान है, तो इसको कहाँ करना है तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, तो ये लाभ हानि पत्रक में तो हमको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयकर के पहले का लाभ। तो टोटल खर्चा करके घटा लेते हैं, इसमें से उपज में से खर्चा घटा लेते हैं तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद लाभ हानि का प्रावधान करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं, कितना आता है वो दिखते हैं। तो 9,60,000 9,60,000 प्लस 15,600, कितना है? 15,600। कितना? 9,75,600, 9,75,600 है। ओके, कितना आया है? 9,75,600 आया है। उसके बाद देखते हैं खर्चे के अंदर यहाँ पर, तो 4,26,000। ओके, ये है माइनस में है इसलिए माइनस पहले से ही कर दो, -6,000। अब प्लस करेंगे 24,000। ओके, 24,000 प्लस किया, फिर है 3 लाख, फिर है 12,000। ओके, फिर है 24,000। तो कितना आता है? तो 7,80,000 आता है। कितना आता है? 7,80,000। तो यहाँ हमने टोटल करके यहाँ लिखा है कुल खर्चा, यहाँ पर है 7,80,000। ओके, फिर यहाँ पर 7,80,000 लिखा है, तो यहाँ आयकर के पहले का लाभ तीसरा टोटल है। यहाँ पर कितना है टोटल? 9,75,600 में से 7,80,000 घटाते हैं तो कितना आता है? देखते हैं, तो आता है कितना आएगा? 1,95,600। तो यहाँ लिखते हैं 1,95,600 आता है। 1,95,600 आया। आयकर का प्रावधान है, कितना है यहाँ पर? 1,95,600 पर 50% है। ओके, तो गुणा 50% करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 97,800 आता है। 97,800 आता है। ओके, हो गया। अब इसको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस तरह से कि 5वें में से छठा घटा दो। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 1,95,600 माइनस 97,800 बराबर आता है 97,800 ही आता है। क्यों 97,800 आया? क्योंकि 50% है ना, तो इतना ही आएगा। अब हम लोग इनकी एंट्री कहाँ करना है? सबसे पहले आयकर के प्रावधान की एंट्री करते हैं। तो आपको ये दूसरी नोट भी आपको लिख लेना है। समायोजन में आयकर यानी करवेरा का प्रावधान दिया गया हो तो लाभ हानि पत्रक में से आयकर के प्रावधान के रूप में माइनस करते हैं, तो हमने कर दिया है, माइनस होता है। तथा उसकी दूसरी एंट्री है जो है इक्विटी दायित्व में, यानी कि पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व की तरफ चालू दायित्व में अल्पकालीन प्रावधान के रूप में एंट्री होगी। तो हम लोग ये इक्विटी दायित्व है हमारा, इसमें हम लोग लिखते हैं अल्पकालीन प्रावधान के अंदर क्या लिखते हैं यहाँ पर? करवेरा का प्रावधान। ओके, तो ये है हमारा कितना है? 97,800 होता है। ओके, तो अब हमको पूरा
हिसाब किताब कर लेना है। तो ये हमने लाभ हानि पत्रक हमारा पूरा हो चुका है। ओके, उसमें हम लोग को लिखना है आयकर के बाद का लाभ। आयकर के बाद का लाभ कहाँ लिखा जाता है? तो आयकर के लाभ के बाद इक्विटी दायित्व में लिखा जाएगा अनामत और आधिक्य के अंदर लाभ हानि पत्रक का लाभ। ओके, आपको यार तीसरी नोट भी लिख लेना है। लाभ हानि पत्रक में आयकर के बाद का लाभ इक्विटी और दायित्व में शेयर धारकों के फंड में अनामत और आधिक्य के रूप में लिखा जाता है। बराबर, क्योंकि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिख के रखना। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं क्या बोलते हैं, हमने जगह छोड़ी थी, लाभ हानि पत्रक का लाभ। ओके, यहाँ लिखना है। और कितना आएगा यहाँ पर? तो आएगा 97,800 आता है। ओके, बाकी का हमने सब कर लिया है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को हम लोग टोटल करके यहाँ लिखते हैं। ओके, तो कितना है ये? 2,40,000 प्लस 97,800 दिया है, कितना होता है? 3,37,000 है, सॉरी 3,37,800। ओके, 3,37,800। यहाँ लाइन नहीं खींचनी है। अब यहाँ पर इसमें बिन चालू दायित्व के अंदर सिर्फ एक ही आया है तो बाकी में डैश लगा देते हैं। यहाँ पर टोटल मार देते हैं, कितना आया? 1,20,000 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं चालू दायित्व के अंदर व्यापारी देना नहीं आया है, अन्य चालू दायित्व नहीं आया है, तो इन सब का टोटल करते हैं, कितना है? 14,400 प्लस 97,800 कितना आता है? 1,12,000 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,12,200, 1,12,200 आता है। इन सब का हम लोग टोटल कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं कुल योग। ओके, तब सबको जोड़ते हैं, 1,12,200 प्लस 1,20,000 प्लस 3,37,800। ओके, टोटल करते हैं तो कितना आता है? 5,70,000 आता है, 5,70,000। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब संपत्ति के अंदर देखते हैं, तो संपत्ति में बिन चालू संपत्तियां दी आई हैं, स्थायी संपत्ति सब कुछ हो गया है। बिन चालू विनियोग नहीं दिया हुआ था, फिर लोन धिराण नहीं है, अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं है। इन सब का टोटल करते हैं, 2,28,000 प्लस 1,20,000 कितना आता है? 3,48,000 आता है, 3,48,000 आता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर चालू संपत्ति के अंदर चालू विनियोग नहीं है, बराबर, ये हो गया है। रोकड़ समकक्ष नहीं दिया था, अल्पकालीन लोन धिराण नहीं दिया है, अन्य चालू संपत्ति नहीं दी है। इन सब का टोटल करते हैं तो कितना आता है? 42,000। ओके, प्लस 1,80,000 बराबर 2,22,000 आता है, तो 2,22,000 आया। कुल योग करते हैं, कुल योग। ओके, दोनों का तो कुल योग 2,22,000 प्लस 3,48,000 करते हैं तो कितना आता है? 5,70,000। तो दोनों साइड आ गया 5,70,000। बराबर, इस तरह से हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।